हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैं यूपी लेखपाल की जो टॉपिक थी मैथ की वो मैं कंटिन्यू फिर से आज से कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या आ गया था, बीच में तबीयत को लेकर थोड़ा इश्यू हो गया था, इसी वजह से मैं 2 दिन की क्लास नहीं ले पाया। और कल एक वीडियो जो डाला गया था कहीं ना कहीं वो आपका सहयोग का था, इसीलिए उसको मैंने थोड़ा आपके सामने शेयर किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी टॉपिक तो कंटिन्यू करनी है और फिर से हम उस चीज़ को आगे जारी करना चाहेंगे। और आप निश्चिंत होकर रहिए, मैं पूरी टॉपिक आपको दूंगा। एग्जाम से पहले आपका प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज हमको पढ़ना क्या, इसके बारे में हम समझ लें। आज हमको पढ़ना मेरे दोस्तों मॉड मतलब बहुलक। जैसा कि मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन करते हैं। पहली टॉपिक हमने आपको समाप्त करने के लिए क्या कहा कि हमने आपको समाप्त में क्या करवाया था, समांतर माध्य मेरे दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में समांतर माध्य में जितने टाइप के थे वो टाइप मैंने करवा दिया था। फिर इसके बाद हमने आपको कराया माध्यिका, ठीक है। उसके बाद आपने माध्यिका पढ़ा, यानी कि इसे हम अर्थमेटिक में इसे मीडियन। माध्यिका भी आपका 2 तरह से होता था और 2 तरह में देखा जाता था। तो इवन की बात होती थी और ऑड की बात होती थी। इवन पे 2 तरह का बनता था, ऑड पर 2 तरह का होता था। एक होता था आपका वर्गीकृत आंकड़े होते थे, वर्गीकृत आंकड़े होते थे मेरे दोस्तों, और एक होता था अवर्गीकृत आंकड़े। बोलो हाँ या ना। ये चीजें सेम, यही चीज इसमें भी था मेरे भाई। तो ये टॉपिक आप खत्म कर चुके थे, ठीक है। अब आपको सीखना क्या है, अब आपको पढ़ना क्या है, वो चीजें हैं आपका क्या, बहुलक। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से समझिए। इसमें से एक क्वेश्चन अभी से आप नोटिस कर लीजिए कि यूपी लेखपाल की स्पेशल टॉपिक में ही पूछी जाएगी ये दोस्त, ठीक है। ये टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपके आने वाले हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पहले मैं आपको समझा दूं, फिर बताऊं कि ये बहुलक है क्या, ठीक है। चलिए, बहुलक जो आपका बहुलक से जो क्वेश्चन बनता है वो भी 2 तरह के क्वेश्चन बनता है। एक आपका आंकड़े वाला बनेगा, एक आपका आंकड़ों वाला बनेगा। और आंकड़ों वाला कौन सा, अवर्गीकृत आंकड़ों। मैं बार बार कहा हूं, जब मैं कभी कभी आपको आंकड़ों लिखूं तो इसका मतलब अवर्गीकृत की बात हो रही है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक दूसरा होगा वर्गीकृत आंकड़ों। तो ये भी 2 तरह के क्वेश्चन इसमें भी हमको पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब रही बात ये समझना है कि ये मॉड क्या होता है, ये बहुलक जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लें। देखिए किसी भी आंकड़े में जो पद सबसे अधिक बार आई होती है, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। आंकड़ों की बात अगर हम कहें तो ये चीज मैं पहले से समझा दी हूं मेरे भाई कि किसको हम लोग आंकड़े कहते हैं, किसको अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, किसको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ये पूरी डिटेल्स के साथ में फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं समझाया था। तो ये चीज आपको समझना पहले जरूरी है कि आंकड़े क्या है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे होंगे तो बिल्कुल मत देखिएगा, मैं आपसे यही कहूंगा पहले नंबर आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि वही चीज आपको समझ में आएगा। और एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको नोटिस कराना चाहूंगा। बात ये नहीं होती कि जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो यूट्यूब पे तो ये बातें आप देखते हो कि सबसे ज्यादा व्यू किस वीडियो पे आया है। मेरे दोस्त, अगर जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू आता है वही वीडियो आपके लिए ही यूजफुल नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं, मैं अपना जहां तक बताता हूं और लोगों के बारे में बता रहा हूं, ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि उसका ऊपर का जो बैनर लगा होता है वो अगर भड़काऊ लगा हुआ है तो इसका मतलब वही क्लिक कर दिए। हाँ सही बात है, रंग बिरंगी चीजें आप देख के उसको क्लिक करते हैं तो व्यू तो जाएगा ही जाएगा, बट आपको टॉपिक कंटेंट क्या आपको वो बहुत अच्छी डिलीवर कर पाए हैं, क्या आप जो कंटेंट पढ़ना चाहते हो क्या वो सही है। तो ये मत समझिए, कम व्यू वाले भी वीडियो आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट आपको जहर की तरह एकदम बेहतरीन मिलेगा कि जो आपके दिल दिमाग दोनों में बस जाएगा और हमेशा बसा रहेगा, ठीक है। चलिए, हम ये चीज को अब आपका थोड़ी सी ये डाउट आपकी जो बनी रहती थी ना, ये चीज को मैं आपको क्लियर किया हूं। कहीं ना कहीं आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, मिलियन व्यू के वीडियो देखिएगा और जहां पर 1K 2K हो उसको भी देखिए, 3K 10K 20K वाला देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कोई शिद्दत से आपको पढ़ाया और कोई सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए। तो ये चीजें आपकी मानने वाली चीजें, अगर आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारा बहुलक होता है तो दी हुई आंकड़े में जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अब बात ये कुछ समझ में नहीं है मेरे भाई, चलो मैं समझाता हूं आपको। ये रहा आपका एक एग्जांपल और मैंने आपसे कहा 1 0 3 2 1 0 5 2 1 0 1। अब यहां पर ये कोई आंकड़ा दिया हुआ है
और हमसे पूछता ये है, ये कोई आंकड़ा दिया हुआ है और हमसे पूछता ये कि इसमें बहुलक क्या है, तो मेरे भाई आपसे मैंने ये कहा कि इस आंकड़े में, दिए हुए आंकड़े में सबसे अधिक आवृत्ति का पद, अब आवृत्ति भी भूल जाओ, मेरे कहने का साफ साफ मतलब होता है बहुलक। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत, और लक मतलब हमारे हिसाब से दिखाई देना, लक का मतलब होता है दिखाई देना, जो बहुत दिखाई दे, जो पद सबसे अधिक बार दिखाई दे वही आपका बहुलक हो गया। बात समझ में आई? बहुलक, आप कुछ भी भूल जाओ, थ्योरी भूल जाओ, कुछ नहीं, परिभाषा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस वर्ड को तो याद करो मेरे भाई, इसी वर्ड से आपका काम चल जाएगा। बहुलक का मतलब, बहु से मतलब बहुत, लक मतलब आपको दिखाई दे, यानी आपके सामने वो आए। तो इस पद में अगर देखा जाए, इस आंकड़े में सबसे अधिक पद कौन सा दिखाई देता मेरे भाई, तो अगर आपको देखने को देखा जाए तो आपकी निगाहें इसको देख के, आपके जो देखने का तरीका उसी से पता चल जाए 1 2 3 4, तो यहां पर बहुलक मॉड क्या हो गया, 1 हो गया मेरे भाई। बात समझ में आई? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि इस बहुलक वर्ड का मीनिंग आप निकाल लीजिए अपने दिमाग से, अपनी सुविधा के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लक मतलब देखना होता, मैं कह रहा हूं अपनी सुविधा के लिए, अपनी एक ट्रिक जिसको आप बोलते हो उस ट्रिक को बनाने के लिए, ठीक है? तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम इसके बारे में दो तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक तो आंकड़े वाला, लगभग समझ में आ गया, और बिना आंकड़े वाला जो है, यानी जो वर्गीकृत आंकड़े में देगा उसको कैसे सीखेंगे। तो इस पर हम 2-3 क्वेश्चन कर लें, इस पर फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक का, बहुलक का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए कह रहा क्या, दिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, 9 5 7 9 6 9 10 6 9 4 8 11। ऑप्शन यहाँ मैंने आपको यही समझाया मेरे भाई कि जो आपका आंकड़ा दिया हुआ हो, इसमें सबसे अधिक आवृत्ति, मतलब जो पद ऐसा हो जो सबसे अधिकतम बार अपनी उपस्थिति यहाँ पर जाहिर कर रहा हो, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम 9 को पकड़ रहे हैं, चलो 9 को पकड़ा तो यहाँ 1 2 3 4, यानी 9 को देखा जाए तो ये 4 टाइम्स आया है मेरे भाई। कितनी बार? छोटा तो नहीं लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए 5 तो 1 बार है, 5 सिर्फ मैं एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी ये लिखने का सही तरीका नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आंकड़े देखोगे आंसर होगा, ठीक है? फिर मैंने कहा 7 की बात है, तो 7 का देखा जाए तो यहां पर 7 भी 1 टाइम्स है, ठीक है मेरे भाई? अगर यहां पर हम 6 की बात करें तो 6 1 और 2, 6 और 1 2 बार हो जाएगा, यानी 2 टाइम हो जाएगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो 4 की काम हो जाए, 4 की बात करें तो 4 यहां पर सिर्फ 1 टाइम आया है, ठीक मेरे भाई? 8 की बात करें तो ये भी 1 टाइम आया है। अगर यहां पर हम 11 की बात करें तो ये भी 1 टाइम आया है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है जो सबसे अधिक टाइम आया हो, मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, तो इसमें कौन सा नंबर है? 4 बार आने वाला नंबर 9 है। तो 9 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 9, क्योंकि 9 एक ऐसा, इस आंकड़े का 9 एक ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स आया, बाकी 4 टाइम्स से नीचे ही सभी आए। तो इसका बहुलक क्या हो गया मेरे दोस्त? 9 हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन और आपके सामने, 2 ही क्वेश्चन और कराते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे हमको लगता है कि पूरा का पूरा इससे हटके कुछ पूछना है नहीं, क्योंकि इससे हटके कोई आंकड़ा देगा नहीं और आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है? तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो कह रहा का दिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, 2 4 6 3, अब तक तो आंसर आप कर देंगे। तो इसमें भी आपको क्या देखना है कि जिस नंबर की बारंबारता, यानी जिस नंबर की आवृत्ति सबसे ज्यादा, वही हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको देखना है। 2 तो इसमें ये 2 बार आया, 2 देखा जाए तो 2 बार आया, चलिए 2 बार हो गया। हमने कहा 4 यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3 4 बार आया। 6 की बात करें तो ये भी कट हो, 3 की बात करें तो ये भी कट गया, 7 की बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 4 ऐसा है नंबर जो सबसे अधिक बार आया है, और जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है? अभी आपके वर्गीकृत आंकड़ों का काम चल रहा है, वर्गीकृत आंकड़े बस इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद, ठीक है? तो इसीलिए वीडियो पे पूरी तरह से बने रहिए, वो और बेहतर है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए बहुलक एक ऐसा पॉइंट है ना कि जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है? चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 की बात करें, दूसरे पेन से इसको करते हैं। 4 से अगर इसकी बात करें तो 4 यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, बस कहीं पर 4 नहीं है। चलो
4 का मैटर क्लियर। 7 की बात करते हैं, 7 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, इनका भी मैटर क्लियर। 9 की बात करते हैं तो 9 1 बार आया है, 1 बार आया और 9 कहीं है ही नहीं। 3 की बात करते हैं 1 2 2, इसके बाद कहीं है नहीं। 5 की बात करते हैं 5 5 5, यहाँ 3 बार आया। 8 की बात करते हैं तो 8 और 8। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, सबसे अधिक बार कौन है मेरे भाई? 6 आए और 6 आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से हमारे बहुलक का जो अवर्गीकृत आंकड़ों का क्वेश्चन बनता है। इससे हटके आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले मेरे भाई, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसके अलावा बहुलक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं बनता मेरे दोस्त, यही आपको समझना है, ठीक है। अब दूसरा जो वर्गीकृत आंकड़ों का बनेगा, हाँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को लिख के फिर मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ये रहा आपका वर्गीकृत आंकड़ों का, आपको बहुलक ज्ञात करना है। देखिए इसमें बंटन वर्ड आता है, जो वर्गीकृत आंकड़ों का होगा वो वर्गीकृत करके नहीं आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आता है वर्गीकृत करके, लेकिन जिसमें नहीं आएगा तो उसमें डायरेक्टली यही बात कहेगा बंटन। बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वहां वर्गीकृत नहीं लिखेगा, लेकिन वर्गीकृत का दूसरा पहचान, इस तरह का टेबल। मैंने बार बार आपको कहा जब वर्गीकृत की बात आती है तो उसमें क्या होता है? टेबल का यूज होता है, और जिसमें अवर्गीकृत होता है वो विदाउट टेबल यानी आंकड़े दिया होता है, कॉमा कॉमा, जैसे आप सीरीज कहते हैं, सीरीज के अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। तो ये भी अगर मान लेते हैं अब भी आपका डाउट है तो इस तरह से आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ पद, मैं आपको बार बार ये चीजें बताता हूं कि जब कभी भी आपको ये समझना हो कि पद क्या है, बारंबारता क्या है, तो पहले आप पिछली वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी मैं इसमें फिर से एक बार, हर एक वीडियो में ये जब भी आया तो मैं बता दिया हूं। चलिए जब भी ये पहला क्वेश्चन बन के आया तो यहां पर अगर हम पद की बात करें तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 18 रुपये पाने वाले 3 व्यक्ति हैं। बारंबारता का मतलब होगा आवृत्ति, आवृत्ति दर्शा रहा है, नहीं 18 रुपया पाने वाले 3 व्यक्ति हैं, 22 रुपया पाने वाले 5 व्यक्ति हैं, 26 रुपया पाने वाले 11 व्यक्ति हैं, 30 रुपया पाने वाले 3 व्यक्ति हैं, 34 रुपया पाने वाले 9 व्यक्ति हैं और 38 रुपया पाने वाले 2 व्यक्ति हैं। अभी तक आपका आंसर आया होगा क्या? 38। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि क्या होता है यहाँ पर बहुलक। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बहुलक क्या होता है तो आप डायरेक्ट कहते हो कि जो सबसे अधिक होगा वही आंसर। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं, यहाँ पर कुछ और ही खेल है, यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको वो क्या करना है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो वो समझते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 18 रुपया पाने वाले 3 व्यक्ति, तो ये बताओ इन रुपयों में से 18, 22, 26, 30, 34, 38 ये जो भी नोट बन रहे हैं या जो भी पैसा पा रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक व्यक्ति कौन सा रुपया पा रहा है? सबसे अधिक। तो यहाँ पर देखा जाए 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति 18 रुपया पाने वाले हैं, 5 व्यक्ति 22 रुपया पाने वाले हैं, 11 व्यक्ति 26 रुपया पाने वाले हैं, 3 व्यक्ति 30 रुपया पाने वाले हैं, 9 व्यक्ति। तो यहाँ पर अगर व्यक्तियों की संख्या हम देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति तो हमारा यहाँ अधिक हो रहा है, दूसरा देखा जाए तो यहां हो रहा है, तो सबसे अधिक हमको चाहिए सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या। तो सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या आपकी हुई 11 और 11 का जो पाने वाला वैल्यू है वो है 26। तो इस तरह से इसका आंसर है 26। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता जो होगी उसके सामने वाला पद आपका क्या हो जाएगा? बहुलक होगा। यहां पर सबसे अधिक पद आया 11, किस सारणी में? बारंबारता यानी आवृत्ति वाली सारणी में 11 आया और इसके सामने वाला पद ही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और करते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो ये आ गया आपका एक क्वेश्चन और कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने अभी बताया कि बारंबारता सारणी अथवा आवृत्ति सारणी में आप जाइए और उसमें देखिए कि सबसे अधिक पद कौन है, सबसे अधिक नंबर कौन है, सबसे मैक्सिमम नंबर इसमें कौन है। तो 2 नहीं है, 2 से मैक्सिमम 3 है, 3 से मैक्सिमम 5 है, बाकी तो ये दोनों क्या है? कम ही है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पार्ट अगर आया तो ये 5 आया। हमारा बारंबारता अथवा आवृत्ति में 5 एक ऐसा नंबर हुआ जो इन नंबरों से सबसे अधिक हुआ और इसके सामने वाला जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 23 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने एक 6वां क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आपको बहुत ही सोच समझ के देना है, ठीक है। यहां पर पद की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे आंसर में लिए जाते हैं, इसी में से कोई एक आंसर होगा। ये आवृत्ति अथवा बारंबारता को दर्शाता है। एक चीज और आप यहां पर सीख लीजिए कि पद को हम एक्स से दर्शाते हैं और बारंबारता को एफ से। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो वहां पद लिख के ना आए, एक्स लिख कर आए,
वहाँ पर बारंबारता लिख के ना आए, एफ लिखा है। ये पहले वीडियो में मैं बताया हूँ, पहली दूसरी तीसरी वीडियो में जो मैं इस टॉपिक का है वो मैं बताया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है भाई आप ये सोचते होंगे कि इसी वीडियो से मेरा काम चल जाए या इसी टॉपिक को हमको सिर्फ पढ़ना है, तो भाई ये भी समझ लीजिए आपसे छूटना ना पाए, ठीक है। क्योंकि हिंदी लिखना आपको वो कन्फ्यूज करना चाहता है, एग्जामिनर हमेशा आपको कन्फ्यूज करना चाहता है और आप उसी कन्फ्यूजन को समझ के आंसर मारिए, करेक्ट होगा। तो लेकिन जब कन्फ्यूजन समझ पाएंगे तो अगर मान लेते हैं मैं पद पद करके आपको पढ़ाया, बारंबारता आवृत्ति करके पढ़ाया, हो सकता है यक्स और यफ करके दे दिया, फिर आपका दिमाग हिलेगा यार ये तो मैंने पढ़ा था यक पद और बारंबारता, ये एक्स की बात क्या है, एफ की बात क्या है। तो मेरे दोस्तों फिर से आप समझ लो, ठीक है, ये एक्स का मतलब पद होगा, बारंबारता ये होगा, क्योंकि यक्स को चर राशियों में ली जाती है और ये चर राशियों के मान ही हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी थी यहाँ पर। अब तक तो आपका आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको देखना क्या कि सबसे अधिक इसमें जो होगा उसी के सामने वाला नंबर आंसर होगा। तो 12 तो अपने आप में अधिक है नहीं, क्योंकि 12 से अधिक 24 है, या और आ जाते हैं 6 से अधिक 8 है, 8 से अधिक 12 है और 12 से अधिक 24 है। तो इस 24 के सामने जो होगा वही आंसर, तो ये 2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़ते हैं और इस आंसर का जो मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रख रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना, कमेंट में आपको करना ही करना हर हालत में, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक से आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोगों का आज कमेंट आता है। तो ये रहा आपका ये अगला क्वेश्चन 7वां, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक आपको होगा, बता दें क्यों होगा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए होगा, ना यहाँ पर पद है और ना यहाँ पर आपका बारंबारता है, ना आपका यहाँ एक्स है, ना यहाँ पर आपका एफ है। बात समझ में आई। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए मैंने ये सस्पेंस आपके लिए लाया। मैं फिलहाल मैंने क्लियर कर दिया, हमेशा प्राप्तांक का मतलब जो प्राप्त पाया, मतलब जो व्यक्त पाया। और ये छात्रों की संख्या 12 छात्र ऐसे जो 5-5 पाए हैं, 6 छात्र ऐसे जो 7-7 पाए, 14 छात्र ऐसे जो 3-3, 16 छात्र ऐसे जो 4-4, 10 छात्र ऐसे जो 6 रुपया पाए हैं, 6-6 रुपया, 8 टूए ऐसे कि इतने 11 व्यक्ति ऐसे योग। तो ये आंसर सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। फिलहाल तो अब ये चीजें समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया होगा कि आप तो पहले नंबर आंकड़े वाले सीख लिए, फिर आप क्या सीखे हो, वर्गीकृत टेबल वाला। टेबल वाले में मैंने 3 तरह के क्वेश्चन कराए। एक तो मैंने आपको पद और बारंबारता पर कराया, बारंबारता की जगह पे आवृत्ति भी पूछा जा सकता है। दूसरा मैंने आपको यक्स और यफ करके बता दिया, और तीसरा आपके सामने इस तरह की क्वालिटी भी बता दिया। तो मेरे दोस्तों इससे बेहतर आपको कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जा सकता, सच्चाई बता रहा हूं। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आपसे अगर बनेगा तो कमेंट में करना, फिर तो मैं तो आपको सैल्यूट करूंगा कि भैया इससे बेहतर, मतलब मैं जो बताया उसके डिफरेंट कोई क्वेश्चन बनता हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, बुजदली मत दिखाइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि कमेंट से हमको कुछ मिलने वाला है, हमको ये मिलने वाला है कि सिर्फ आपका आंसर कितना आया, आप कितने काबिल हो कि हाँ वास्तव में ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ा, ऐसा तो नहीं आपने अपना सिर्फ टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो रही बात, और एक चीज मैं बता दूं, अब आपका समाप्त क्या हुआ सांख्यिकी में, अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं सांख्यिकी में आपका क्या क्या टॉपिक खत्म हो गया। हमने आपसे ये कहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, थोड़ा सा टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान लेते कोई व्यक्ति नया होगा तो कौन कौन सी टॉपिक मैंने खत्म किया, कम से कम जानना भी तो जरूरी है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में आपका देखा जाए तो समांतर माध्य खत्म हो गया, आपका माध्यिका खत्म हो गया, अगर देखा जाए तो माध्यिका में पूरा लिख दे रहा हूं, माध्यिका खत्म हो गया। संचयी बारंबारता क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, और इसी संचयी बारंबारता का प्रयोग समांतर माध्य में हुआ नहीं, सिर्फ माध्यिका में, माध्यिका में सिर्फ हुआ है, और माध्यिका में इसी का प्रयोग करके मैंने आपको ट्रिक बताया है। देखिए माध्यिका 1 सेकंड में याद करोगे, अगर मेरी वीडियो आप देखते हो ना, 1 सेकंड में माध्यिका निकालना सीखोगे। फार्मूला तो इतना बड़ा सा है, लेकिन आपको करना क्या है, क्षण भर का काम करना है, और वो काम आपको वीडियो में जाके ही पता चल सकता है। रिटेन में टॉपिक तो पढ़ाऊंगा नहीं ये चीजें, ठीक है। संचयी बारंबारता आप जान चुके हो। समांतर माध्य में 2 तरह के क्वेश्चन आए थे, इसमें 2 तरह के बनते हैं, लेकिन 2 तरह में 2 क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। तो ये चीजें आपको जानना था। संचयी बारंबारता का प्रयोग इसी के अनुसार होगा। फिर उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना था, बहुलक। फिर मैंने आपको बताया क्या, बहुलक, और बहुलक आज इस टॉपिक में खत्म हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतनी टॉपिकें आपकी क्लियर हुई केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में। अब आपको पढ़ना सबसे गजब की टॉपिक, जो आपको थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा, लेकिन मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि हार्ड क्या, आप समझोगे कि इसी तरह से मैंने पढ़ाया, ठीक है। चुटकियों में आपका काम होगा, एकदम चुटकियों में खत्म करोगे। कैसे? अब आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, आयत चार्ट।
हाँ मेरे दोस्त, बहुत ही अद्भुत चैप्टर है, सभी को हर जगह नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको आयत का चार्ट पढ़ना है, ये कल की टॉपिक रहेगी। कल में हम पूरी तरह से इस चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और इसके बारे में विशेष तरीके से हम आपको समझाएंगे। बशर्ते ये चीज़ें थोड़ी सी लाजवाब इसलिए लगेंगी क्योंकि ये बिल्कुल नया है, इससे भी नया है। ये चीज़ें आपको सीखने में थोड़ी सी कष्ट होगी, लेकिन वो चीज़ें वो आपका कष्ट मैं खत्म करूंगा, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए जिस तरह से आप चुटकी बजाते हैं उसी तरह से, ठीक है। तो रही बात आपको समझना है, वीडियो को अच्छे से पढ़ना है। चैनल पे नए होंगे तो बस वही रोज की तरह आप सब्सक्राइब करोगे और एक लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, अपना एक प्यारा सा कमेंट। और अगर आपको प्यारा सा कमेंट नहीं करना मेरे भाई तो इसका आंसर तो आपको हर हालत में देना है, ठीक है। तो कम से कम इन चीज़ों को देखिए, समझिए और समझ कर ही आपको आगे बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये टॉपिक खत्म होते हैं। अब इसके अलावा हम खत्म करेंगे केंद्रीय प्रवृत्त की माप, फिर चलेंगे ज्योमेट्री में, नहीं तो उससे पहले हम अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे। अलजेब्रा में भी बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके अर्थमेटिक की अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा ना, कुछ अलजेब्रा अर्थमेटिक बेस पे होती हैं, हाँ होती हैं। आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे अलजेब्रा है कुछ अर्थमेटिक टॉपिक होते हैं। जैसे आप कहेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम तो आप पढ़ते हो क्या अर्थमेटिक में, लेकिन वही एचसीएफ और एलसीएम आपको कहाँ पढ़ना है, आपको अलजेब्रा में पढ़ना है। और वो चीज़ें आपको समझना सबसे जरूरी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% मेरी गारंटी, उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे लिखित ले लो अभी से, इसी वीडियो पे, इसी मिनट पे, इसी सेकंड पे आप लिख लो कि हाँ वास्तव में एचसीएफ और एलसीएम से आपका अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आएगा या नहीं, ठीक है। और जितनी मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, इन टॉपिकों के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो एक्स्ट्रा आपसे बन जाए, क्योंकि मुझसे जितना हो सका, जितनी बुकों से हो सका उतनी बुकों से मैंने इनको एक्स्ट्रा कर दिया है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसमें बनने वाला नहीं। केंद्रीय प्रवृत्त, समांतर माद हुआ, माध्यिका हुआ, पूरा स्टेप बाय स्टेप तो बताया हूँ, फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो चलिए फिलहाल इसी पर इस चीज़ को समाप्त करते हैं। और आप लोग हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसकी मैं कोशिश करता रहता हूँ, आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करें। ठंडक का मौसम है, देखिए स्वेटर नहीं पहना हूँ, इसी वजह से ठंडक मुझे भी लगी थी, लेकिन क्या करें, स्वेटर पहन के वीडियो बना के आपके सामने रखना, थोड़ा सा आप जब देखोगे ना तो इरिटेशन आपको होगा, इसीलिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते मैं आपके लिए इतना कष्ट कर सकता हूँ मेरे दोस्तों। तो इसी पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।